तो लोकसभा के आखिरी चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है, जिस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आखिरी चरण में 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। सभी 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। यूपी की 13, बिहार की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। पंजाब की 13 सीटों पर एक साथ वोटिंग हो रही है। हिमाचल की बात कर ले, 4 सीटों पर मतदान हो रहा है। चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान हो रहा है। वहीं झारखंड की 3, ओडिशा की 6 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी। पंजाब की सभी 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। हिमाचल की 4, चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान हो रहा है। झारखंड की 3, ओडिशा की 6 सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं आगे बात कर ले पश्चिम बंगाल, जहां पर 9 सीटों पर लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है। 57 सीटों पर 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो यूपी की 13 सीटों पर भी मतदान चल रहा है। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर में मतदान जारी है और देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर में भी मतदान इस वक्त चल रहा है। पल पल का अपडेट साझा कर रहे हैं, पल पल की तस्वीरें साझा कर रहे हैं। बलिया, गाजीपुर, चंदौली में भी मतदान जारी। उसके साथ ही वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में भी मतदान हो रहा है। सभी दिग्गजों की किस्मत पर जनता अपना फैसला सुना रही है। जनता उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर रही है। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। साथ ही देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर में भी मतदान प्रक्रिया लगातार सुबह 7 बजे से ही शुरू। वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में भी चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से ही सभी दिग्गजों की किस्मत का फैसला जनता जनार्दन आज कर रही है और आज आखिरी और 7वां चरण है। आपको बता दें कि पूर्वांचल के लिहाज से ये चरण काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है और तमाम जो दिग्गज हैं उनकी साख भी दांव पर लगी है। ऐसे में अगर सिलसिलेवार तमाम सीटों का जिक्र किया जाए तो गोरखपुर भी बहुत ज़्यादा हॉट सीट बनी हुई है और साथ ही अगर सबसे ज़्यादा देश की हॉट सीट की बात की जाए तो यहाँ पर वाराणसी पे सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर हमेशा ही मोदी वर्सेस मोदी का ही मुकाबला देखने को मिलता है। लेकिन 4 जून को देखना ये दिलचस्प होगा कि कितने मतों के अंतर से इस बार मोदी जी फिर से विजयी होते हैं और सभी दिग्गजों की किस्मत पर जनता अपना फैसला सुना रही है। और बेहद अहम सीटें इसमें शामिल है। बिल्कुल सही कहा मनीषा आपने, जिस तरीके से यहाँ पर तमाम दिग्गजों की साख जो है वो दाव पर लगी है। गाजीपुर से अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में है, समाजवादी पार्टी का एक गढ़ माना जाता है। गोरखपुर, रवि किशन यहाँ से चुनावी मैदान में है। सामने काजल निषाद है जो कड़ी टक्कर इस बार देती हुई नजर आएंगी। हमारे साथ अलग अलग जिलों से अलग अलग सहयोगी भी जुड़े हुए हैं और आपको बता दें कि यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उन्हीं का रुख करते हुए राघवेंद्र 13 सीटों का जिक्र कर रहे थे और 13 सीटों में भी उन सीटों की बातचीत चल रही थी जो इस बार की सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही हैं। और जैसा कि ये भी आपसे ही हमारा लगातार डिस्कशन हुआ कि जो 13 सीटें हैं वो तो महत्वपूर्ण हैं ही, लेकिन अगर वाराणसी की बात कर ली जाए, गोरखपुर की बात कर ली जाए, मिर्जापुर की बात कर ली जाए, तो ये वो ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पर तमाम दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। ऐसे में अगर मिर्जापुर सीट की बात की जाए तो जैसा कि अभी हमारे सहयोगी सूरज ने इस बात का जिक्र किया था कि यहाँ पर जो क्षत्रिय, जो राजपूत वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल से नाराज चल रहा है। तो इस वोट बैंक की नाराजगी का क्या कुछ असर देख पा रहे हैं आप अनुप्रिया पटेल के अगेंस्ट में? मनीषा, ऐसा देखा जाता है कि किसी बात पे, किसी नेताओं के किसी बयान को लेकर ऐसी नाराजगी सामने आ जाती है, लेकिन उस तरह की नाराजगी सामने दिखाई नहीं दे रही कि कोई ऐसी मीटिंग हुई हो या आपस में इस तरह का कोई समझौता हुआ हो कि हमें अगेंस्ट में वोटिंग करनी है। मुझे जहां तक लगता है कि भारतीय जनता पार्टी समय रहते राजा भैया की नाराजगी को दूर कर ली थी और ऐसे में राजा भैया वहां कोई इस तरह का मैसेज भी नहीं कर पाए हैं कि जो भी राजपूत मतदाता है, ठाकुर मतदाता है, वो अनुप्रिया पटेल के अगेंस्ट वोटिंग करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से समझती थी किसी एक वर्ग के वोट को नाराज करने का मतलब जीत कभी भी हार में भी तब्दील हो सकती है। हालांकि मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज जो भी 2 सीटें हैं, पिछली बार लोकसभा चुनाव में अपना दलेश अनुप्रिया पटेल की पार्टी जो एनडीए गठबंधन के हिस्सेदार है, उन्होंने उन दोनों सीटों पे जीत दर्ज की थी। वाराणसी की बात करें तो
पीएम मोदी का चूंकि संसदीय क्षेत्र है और वाराणसी की जनता एक सांसद नहीं बल्कि पीएम चुनती है, और इसलिए मोदी की लोकप्रियता में आज भी उस कोई भी कमी दिखाई नहीं देती। 2014 में जिस तरह एक गुजरात मॉडल लेकर वो निकले और माँ गंगा को याद करते हुए उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, उसके बाद इस बार उन्होंने बोला कि माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। तो ऐसे में लड़ाई वहाँ पे किसी से नहीं है। इतना जरूर है कि वाराणसी में देखना ये दिलचस्प होगा कि नरेंद्र मोदी की जीत कितने ज्यादा आंकड़ों से होती है, कितने लाख के वोटों से होती है। वहीं हम बात कर रहे थे जिसमें महाराजगंज और कुशीनगर का मैंने जिक्र किया था कि दोनों जगह चुनौती तो मिल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। वहीं 2019 पिछले चुनाव के लोकसभा चुनाव पे नजर डालें तो ऐसा पाते हैं कि सपा बसपा का गठबंधन था, लेकिन इन 13 सीटों में सिर्फ पूर्व घोषित 2 ऐसी सीटें थी जहां पे बहुजन समाजवादी पार्टी जीत दर्ज की थी। इसके अलावा 9 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी और 2 सीटें जो मिर्जापुर और सोनभद्र हैं उस पे अपना दल इसको विजय हासिल हुई थी। तो ऐसे में एनडीए गठबंधन इन 13 सीटों में 11 सीटों पे जीत हासिल की थी और जो वर्तमान का इंडिया गठबंधन है वो 2 सीटों पे जीत दर्ज की थी। और इंटर इनकम्बेंसी का न होना और अयोध्या में राम मंदिर का बनना और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का बनना और यहाँ पे साइलेंट मतदाता जिस तरह से राम मंदिर का जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं, महिला सुरक्षा को लेकर जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुशासन का जिक्र करते हुए जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं, कहा जा सकता है कि सरकार के खिलाफ इंटर इनकम्बेंसी का न होना इस 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा बहुत भारी दिखाई दे रहा है तुलनात्मक इंडिया गठबंधन के। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार सियासी समीकरण बने हुए हैं, तमाम जो दिग्गज हैं वो साधने का प्रयास कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी हर जगह जा रहे थे, चुनावी जनसभा को संबोधित करते नजर आ रहे थे। सूरज आपके पास आते हुए, सूरज अब क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है पोलिंग बूथ्स पर? इसी के साथ सवाल ये भी कि जिस तरीके से अब समय बीतता जा रहा है, लगभग 9 बज चुके हैं और गर्मी भी बढ़ने लगी होगी, तो गर्मी को देखते हुए क्या कुछ व्यवस्थाएं पोलिंग बूथ्स पर की गई हैं? और गर्मी अधिक पड़ रही है, किसी को पानी की समस्या ना हो, टैंकर लगाए गए हैं, उधर पानी की व्यवस्था की गई है। तो जिस प्रकार से समय दिन पर दिन ढलता जा रहा है उस प्रकार से देखा जाए तो वोटर अपने घरों से निकलकर काफी अधिक संख्या में लाइन में भी कतारबद्ध खड़े हैं, तो अपने बारी का इंतजार करके वो अपने मत का प्रयोग भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो महिलाएं काफी अधिक संख्या में अपने घरों से निकली हैं और देखने वाली बात है कि पुरुष की संख्या कम नजर आ रही है मगर महिलाएं दोनों तरफ लाइनों में लगी हुई हैं। तो यह यहाँ के मताधिकार प्रयोग किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से लोग जागरूक हैं। तो ऐसे में ये आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो ये माँ विंध्यवासिनी का धाम क्षेत्र माना जाता है। तो वैसे यहाँ पे काफी अधिक संख्या में देखा जाए तो यहाँ ब्राह्मण भी करीब 1.5 लाख के करीब में है। तो वैसे अगर देखा जाए तो 40,000 के करीब में है, यादव अगर देखा जाए तो 1,36,000 के करीब में है। तो अगर ये जो नाराजगी है तो कहीं ना कहीं कोई नाराजगी विशेष नहीं है, मगर हाँ अनुप्रिया पटेल की 2019 में काफी अधिक वोटों से जीत दर्ज हुई थी 2 लाख के पार से, और इस बार भी कहीं कहीं वो पूर्णतः स्पष्ट है कि किसी प्रकार की कोई उन्हें समस्या नहीं है, मगर थोड़ी बहुत उनकी वोट बैंक इस बार कटेगी जरूर, यह तो है, क्योंकि कई ऐसे विकास हैं देश में है। मोदी जी ने जो है इस बार कम से कम लगभग 200 रैलियां की हुई हैं 2 महीने के छोटे से अंतराल में, ना जाने 80-90 से ज्यादा इंटरव्यू किए हुए हैं और उनका जो काम है वो पूरे भारतवर्ष में जो उसकी गारंटी है, उनका लोहा जो है पूरा भारतवर्ष और हिमाचल प्रदेश भी मानता है। तो हम जो है मोदी जी की सेना है और मुझे जो है अवश्य ही मंडी पार्लियामेंट्री का आशीर्वाद मिलेगा और मोदी जी को जो है यहाँ पर भी हम लोग 4 की 4 सीटें जो है वो मिलेगी। ध्यान करने गए हैं, विपक्ष उस पर सवाल उठा रहा है, मोदी जी ध्यान लगा रहे हैं, अभी उस पर सवाल उठा रहा है। मोदी जी जो है वो ध्यान अभी नहीं कर रहे हैं, वो जब राजनेता भी नहीं थे, जब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं जुड़े थे, तब भी हम लोग उनके कितने चित्र देखते हैं। यहाँ हिमालय की वादियों में वो न जाने कितने दशकों तक वो तपस्या करते रहे, वो कितने दशकों तक जो है ध्यान करते रहे। अब इन लोगों को उनके ध्यान से दिक्कत है। जो एक इंसान का जो है जीवन शैली जीने का तरीका है, वो इंसान अपनी जीवन शैली जीने का तरीका नहीं भूल सकता। अगर वो जो है ध्यान करते हैं तो करते आए हैं, अब भी करेंगे, उसमें क्या पता। 400 पार कराएगी क्या? 400 मोदी जी अवश्य ही 400 पार में 4 की 4 जो है हिमाचल की सीटें। तो मंडी से भाजपा प्रत्याशी
कंगना रनौत को सुन रहे थे, जो एक बार फिर से बीजेपी की जीत का दावा करती हुई नजर आई और मंडी सीट को लेकर ईशा ठाकुर से भी लगातार चर्चा चल रही थी। तो ईशा, आपके पास आते हैं। देखिए, लगातार जिस तरह से मंडी सीट को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और जैसा कि आपने भी बताया कि ये जो सीट है वो ना केवल प्रदेश की बल्कि पूरे देश की सबसे ज्यादा हॉट सीटों में से एक है। ऐसे में मंडी से कंगना रनौत की दावेदारी को आप कितना ज्यादा मजबूत देख पा रही हैं? यहां पर मुकाबले को अब किस तरह से समझा जाए, उनके बयान पर किस तरह से आपकी प्रतिक्रिया? चलिए, ईशा हमारे साथ नहीं है, आपके पास आते हुए राघवेंद्र, जिस तरीके से हमने देखा है कि 2014-2019 में प्रधानमंत्री मोदी के फेस पर चुनाव होता नजर आया, उनके चेहरे पर लोग वोट बरसाते हुए नजर आए हैं। इस बार के चुनाव में क्या ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है या फिर अलग कुछ देखने को मिल रहा है? इस बार के चुनाव में आपने पूरे उत्तर प्रदेश को कवर किया है। निष्पक्ष 2014 चुनाव की बात कर लें, 2019 की चुनाव की बात कर लें, तो पीएम मोदी की यही समझदारी भी होती है कि जब चुनाव आता है तो अन्य मुद्दे से हटाकर बना विपक्ष हो जाए। और 2024 का भी लोकसभा का चुनाव मोदी विपक्ष ही दिखाई दिया। जितने भी नेता थे वो मोदी पे हमलावर होते हुए दिखाई दिए। जितने भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे, लोकल सांसदों पे नहीं, उनके प्रत्याशियों पे नहीं, बल्कि मोदी पे, योगी पे हमलावर होते हुए दिखाई दिए। और उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो सीएम योगी को नकारा नहीं जा सकता है। जिस तरह से सुशासन पे, महिला सुरक्षा को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उन्होंने काम किया, माफियाओं को सफाया के लिए जिस तरह से काम किया, प्रदेश में एक नया वातावरण बन पा और आम मतदाताओं का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ। क्योंकि गरीब के लिए जिस तरह से राशन वितरण की बात कही गई, आयुष्मान कार्ड की बात कही गई, आवास दिए गए, शौचालय दिए गए, उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए गए, उसका भी प्रभाव ग्रामीण अंचल से लेकर शहरों तक में दिखाई दे रहा है। तो इंडिया गठबंधन की अगर हम बात कर लें तो जिस तरह से वो मोदी पे हमलावर रहा, ये चुनाव भी 2024 चुनाव भी मोदी बनाम विपक्ष दिखाई दिया। और मोदी बार बार कहते हैं कि मोदी देश से भ्रष्टाचार मिटाना चाहता है, मोदी देश को एक नई पहचान दिलाना चाहता है, मोदी देश को विकसित करना चाहता है और मोदी महिलाओं को लखपति बनाना चाहता है। तो मोदी जिस तरह से योजनाओं की बात की, देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा की बात कर लें, बाह्य सुरक्षा की बात कर लें, उसको लेकर जिस तरह से उनका संबोधन होता है। और इंडिया गठबंधन के जो भी नेता थे, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर लें, प्रियंका गांधी वाड्रा की बात कर लें, राहुल गांधी की कर लें, या यादव की बात कर लें, या प्रदेश के अन्य हिस्सों में ओवैसी या अन्य जो ममता बनर्जी या लालू यादव, जितने भी अन्य नेता हैं, वो भी मोदी पे हमलावर होते हुए दिखाई दिए। और मोदी इसी पिच पे चाहते भी हैं कि जब लोकसभा का चुनाव हो तो मोदी बनाम विपक्ष हो, क्योंकि आम जनता के मन में ऐसी धारणा और विश्वास है कि मोदी और योगी दो ऐसे नेता हैं जो अपने लिए नहीं बल्कि देश के नागरिकों के लिए, प्रदेश के नागरिकों के लिए काम कर रहे हैं। ये तो अपना परिवार छोड़कर आए हैं। तो ये जो भावनाएं हैं आम जनमानस की, गरीब जनता की, और शहरों में जिस तरह से मोदी के प्रति एक ये संवेदनाएं, ये भावनाएं चलती हैं, मोदी के जीत का भी एक कारण ये भी है कि जनता उनकी बातों में विश्वास करती है। अगर इंडिया गठबंधन के नेता कहते हैं कि हम लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी लगातार वाराणसी में 2 दिन रहे थे, कैंपिंग धुआंधार तरीके से उनकी ओर से की गई थी। वहीं वाराणसी में रहते हुए उन्होंने तमाम पूर्वांचल की सीटों को साधा था, बिहार भी वहीं से पहुंचे थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं देखने को मिला। क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस की तरह देखा जाए? नहीं निशु, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि मोदी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। और अगर रैलियों की संख्या की बात कर लें तो इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता जितनी रैलियां किए हैं, जितनी जनसभाएं की हैं, जितने नुक्कड़ सभाएं की हैं, उससे ज्यादा नरेंद्र मोदी की जनसभाएं हुई हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं हुई हैं। 205 तो केवल सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं हुई हैं, रैलियां हुई। तो ऐसे में पीएम मोदी पूरे देश में जिस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे थे और जिस तरह भी इंडिया गठबंधन के नेता आपस में एक दूसरे दलों पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, उस समय भी आपने देखा था कि पीएम मोदी के कार्यक्रम कभी मध्य प्रदेश में लगते थे, कभी उत्तर प्रदेश के मेरठ में लगते थे, तो कभी बिहार में लगते थे। तो उन्होंने पूरे देश को एक तरह से मथने का काम किया। और मोदी बनाम विपक्ष जो ये चुनाव कराया मोदी ने, उसी पिच पे इंडिया गठबंधन खेलता हुआ दिखाई भी दिया। और साइलेंटली इस बार का मतदाता देखिए, जब मतदाता जब साइलेंट हो जाए तो ये सीधा आशय होता है कि अगर जनता सड़कों पे नहीं तो इंटरिम कैंपेन
इनकम्बेंसी नहीं है। और जब इंटर इनकम्बेंसी नहीं थी और एक तरफ राम मंदिर बना हो, 370 जिस देश में हटा हो, 335 से हटा हो, जहाँ पे एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जैसी बातें नहीं हो, गरीबियों को योजनाओं के लिए जिस तरह से अन्न वितरण, राशन वितरण किया गया हो, तो मोदी जानते हैं कि हमें पूरा विश्वास है कि हम चुनाव जीतेंगे और इसीलिए वो पूरे देश को मरते हुए दिखाई दिए। वो अपने संसदीय क्षेत्र में भले कम समय दिए हो, लेकिन पूरे देश में उन्होंने सर्वाधिक समय देने का काम किया। ठीक है राघवेंद्र, लौटेंगे आपके पास। मिर्जापुर से सूरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख करते हुए। तो सूरज, मिर्जापुर सीट की बात की जाए तो ये भी प्रदेश की हॉट सीटों में से एक है और जैसा कि अभी आपने भी बताया कि क्षत्रिय समाज में कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल के खिलाफ एक नाराजगी की स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन यूपी स्टेट हेड को भी आपने सुना कि वो नाराजगी इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है कि वो अनुप्रिया पटेल के जनाधार को अफेक्ट कर सके। तो पूरे मुकाबले को किस तरह से समझा जाए, मुकाबला कितना ज्यादा दिलचस्प होता हुआ अब? जनसत्ता दल के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष मिर्जापुर के संजू मिश्रा ने भी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया है, कहीं न कहीं पार्टी के दिशा निर्देश से ही। और यहाँ राजा विजयपुर की कोठी है, तो क्षत्रिय समाज के पदाधिकारियों द्वारा यह अपील भी की गई थी कि अनुप्रिया पटेल की इस बयानबाजी से उनकी नाराजगी और कहीं न कहीं उनको वोट न देने के लिए भी कहा गया था। तो ये है, मगर कोई खास फर्क नहीं पड़ सकता, इसलिए कि क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यही बिरोही के पास में जनसभा किए थे, क्योंकि वो क्षत्रिय समाज का गढ़ माना जाता है। तो कहीं न कहीं उनकी नाराजगी को भी खत्म करने का पूरा प्रयास किया गया, क्योंकि यहाँ मोदी जी, योगी जी और उसके बाद उप मुख्यमंत्री की रैलियां हुई और पहले 2019 की अपेक्षा से अगर देखा जाए तो काफी अधिक इस बार चुनाव प्रचार प्रसार भी किया गया है। तो कहीं न कहीं बयानबाजी, अनुप्रिया पटेल की बयानबाजी के बाद चुप्पी साधी और इस बयानबाजी के बाद दोबारा कोई पलटवार नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि सुबह 9 बजने के आसपास आए हैं और किस प्रकार से लोग भीड़ लगाए हैं। तो हम कुछ जानना चाहेंगे, जो यहाँ मतदाता लगे हुए हैं उनसे भी जानना चाहेंगे, क्या उनके स्थानीय मुद्दे हैं, क्या उनके लोकल मुद्दे हैं, छोटे-छोटे समस्याएं हैं, किस पे वोट डालना चाहेंगे? जी। जी। ठीक है, तो लगातार मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं, लगातार सिलसिला जारी है, जहां पर एक बार फिर से राघवेंद्र प्रताप आपके पास आते हुए, इस बीच हमारे साथ कुशीनगर से जुगनू शर्मा भी जुड़ गए हैं। जुगनू, कौन से पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है, किस तरीके से मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है? आपको बता दें, तंत्र का महापर्व का आखिरी चरण यानी कि 7वां चरण का चुनाव चल रहा है और हम इस समय मौजूद हैं कुशीनगर के पडौना विधानसभा में, जहां लोग आज सुबह 7 बजे से ही अपना मत करने के लिए लगातार लाइन में खड़े हुए देख रहा। आप पीछे हमारे देख सकते हैं कि मतदाता काफी देर से खड़े हुए हैं, धूप भी लग रहा है। और अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो 17 जोनल मजिस्ट्रेट और 217 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, जो लगातार हर बूथों पर पहुंचकर मतदान की हाल जान रहे हैं और मतदान करने में कोई दिक्कत ना हो इसकी जायजा ले रहे हैं। और जो जिस तरीके से जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा गर्मी और ज्यादा बढ़ती जाएगी, तो गर्मी को लेकर क्या कुछ व्यवस्था इस पोलिंग बूथ पर की गई है? गर्मी को लेकर देखिए टेंट लगाया गया है, पानी का व्यवस्था किया गया है, और जो चीजें हैं वो सारी व्यवस्था यहाँ किया गया है जिससे मतदाताओं को दिक्कत ना होगी। ठीक है जुगनू, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप भी लगातार बने हुए हैं, पल पल का अपडेट साझा कर रहे हैं, हर सीट का विश्लेषण कर रहे हैं और राघवेंद्र आपसे चर्चा को जारी रखेंगे। स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का संविधान प्रदत्त आरक्षण इन्होंने शून्य निष्प्रभावी किया है, बिना किसी लिखित आदेश के, बिना संविधान में किसी संशोधन के, जब उसको शून्य निष्प्रभावी कर सकते हैं तो स्वाभाविक रूप से अगर ये मौका पाएंगे और सशक्त इनकी सांसदों की संख्या बड़े पैमाने पे आएगी तो संविधान अवश्य बदलेंगे, क्योंकि इनकी मंशा पहले से दूषित है, ये दुर्भावनापूर्ण काम कर रहे हैं। ये मताधिकार का प्रयोग करने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए, वादी मानसिकता इनकी है, तो स्वाभाविक रूप से ये है गंदी सोच के लोग कहीं न कहीं किसी भी निचले पायदान तक जा सकते हैं, संविधान भी बदल सकते हैं और देश बेच रहे हैं
तो ईस्ट इंडिया कंपनी से बदतर इनकी हालत है। ये देश का सौदा भी कर सकते हैं और लोकतंत्र को कुचल करके हिटलर शाही के रास्ते पर जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से इसीलिए हम सभी लोग संकल्पित हैं कि भाजपा को सत्ता में रहने का अब कोई अधिकार नहीं रह गया है। इसीलिए 2024 में भाजपा को केंद्र की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। कि भारतीय जनता पार्टी का रुझान पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्वोत्तर में सब जगह एक सक्षम भारत बनाने के लिए, एक समृद्ध भारत बनाने के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और कुल मिलाकर के विकसित भारत बनाने के लिए, इस संकल्प को पूरा करने के लिए हर तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए भारत की जनता आतुर है। हिमाचल भी उसे अछूता नहीं है। चारों की चारों सीटें और 6 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, यहाँ का भी योगदान रहेगा। राष्ट्रभक्त लोग हैं, सभी लोग मोदी जी को के नेतृत्व में देश को आगे ले जाना चाहते हैं और वो निश्चित रूप से हमको आशीर्वाद देंगे। सर, अगर हिमाचल की बात की जाए तो मंडी सीट को सबसे हॉट सीट माना जा रहा है। एक तरफ से बॉलीवुड अभिनेत्री है, एक तरफ से राजा जी के बेटे हैं। किस तरह से देखते हैं? ऐसा है, ये हॉट सीट आप बना देते हैं, आप कहते हैं तो सब लोग सुन लेते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए सब लोग, मंडी की जनता देश के राष्ट्रभक्तों की जनता है और उनको मालूम है कि देश को मजबूती करने में मंडी अछूता नहीं रहेगा, मंडी पीछे नहीं रहेगा। आप बताइए, कभी सोचा था कि मंडी को मेडिकल कॉलेज मिलेगा? कभी सोचा था कि मंडी को कैंसर सेंटर मिलेगा? कभी सोचा था कि शिवधाम वहां बनने वाला होगा? हर एक दृष्टि से सारे हिमाचल को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना मान करके विकास किया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दी, बल्क ड्रग पार्क दिया, मेडिकल डिवाइसेस का पार्क दिया, सैटेलाइट सेंटर बनाया। कौन से विकास को रोकने का काम किया है? और सारे ये काम रोकने का तो छोड़िए, सब विकास के काम को किसने आगे बढ़ाया? मोदी जी ने बढ़ाया। तो हिमाचल की जनता मोदी जी के प्रति बहुत आस्था रखती है और उनको प्यार करती है और उनको जरूर वोट पूरी ताकत से देंगे लोग। सर, लगातार विपक्ष प्रधानमंत्री जी जो आस्था पे बैठे हैं, लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, उस पर क्या कहना? ऐसा है, ये लोग क्या जाने, ये क्या जाने अध्यात्मवाद क्या होता है। इनके सामने इनके अलायंस पार्टनर ये कह देते हैं कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन HIV है। ये कांग्रेस पार्टी वाले चुप रहते हैं। ये क्या बताता है कि ये लोग कहीं भी अध्यात्मवाद से के नजदीक तो छोड़िए, दूर तक भी इनका रिश्ता नहीं है। तो ये क्या जाने अध्यात्मवाद क्या होता है, ये क्या जाने अध्यात्म पुनर्जागरण क्या होता है, ये क्या जाने कि अपने आप का को आध्यात्मिक दृष्टि से शक्ति सृजन क्या होता है। तो ये सब तो वही जानते हैं जो इस दुनिया के बारे में। मोदी जी के लिए कोई नया नहीं है। मोदी जी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं और वह अपने भारत की संस्कृति के साथ जुड़े रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। तो और ये कोई जब भी आते हैं तो इस तरीके से जिस शहर में भी जाते हैं तो वहाँ के प्राचीन मंदिरों में वो ध्यान भी लगाते हैं, पूजा भी करते हैं, अर्चना भी करते हैं। इसी तरीके से चुनाव से रुखसत हुए तो अपनी धार्मिक आध्यात्मिक पुनर्जागरण के लिए उन्होंने ध्यान लगाने का काम किया है। तो आपने सुना, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सुबह सुबह ही मतदान का प्रयोग करने के लिए पहुंचे थे मतदान केंद्र। लगातार तमाम दिग्गजों द्वारा यही अपील की जा रही कि ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करें। पोलिंग बूथ पर पहुंचे, सुबह का समय है, गर्मी कम है, यही समय है जब अपने मताधिकार का प्रयोग आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि दिन के समय गर्मी बढ़ जाएगी। फिलहाल 57 सीटों पर लगातार 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में और मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी। इस बीच रुकना छोटे ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में। लोकसभा के आखिरी चरण में और इस रण में कौन कौन सी महत्वपूर्ण सीटें हैं उनका जिक्र कर रहे हैं। लोकसभा के आखिरी चरण के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से ही जारी है। आखिरी चरण में 57 सीटों पर लगातार मतदान चल रहा है। आपको बता दें कि सभी 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। यूपी की 13, बिहार की 8 सीटों पर मतदान चल रहा है।
पंजाब की 13 सीटों पर एक साथ वोटिंग हो रही है। हिमाचल की 4, चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान चल रहा है। चंडीगढ़ की 3, ओडिशा की 6 सीटों पर मतदान, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर मतदान हो रहा है। 57 सीटों पर मैदान में 904 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और उनकी किस्मत का फैसला जनता जनार्दन कर रही है। तो लगातार 57 सीटों पर मतदान जारी है और सभी की नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि आखिरी चरण में पहुंच गई है मतदान की प्रक्रिया और लगातार अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। पंजाब की सभी 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। 13 सीटें जहां पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अकाली दल और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर मतदान हो रहा है जिसको लेकर बीजेपी कह रही है कि साउथ में इस बार सरप्राइज देखने को मिलने वाला है और इन 57 सीटों पर 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से मतदाताओं में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। कतारबद्ध होकर पोलिंग बूथ के बाहर नजर आ रहे मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से 6 चरणों में हमने देखा कि जो वोटिंग परसेंटेज है मनीषा वो बहुत गिरता हुआ नजर आया है। हालांकि गर्मी भी इसके पीछे एक वजह रही जिसको देखते हुए तमाम दिग्गज अपील करते नजर आ रहे। तस्वीर आप देखिए, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मतदान करने के लिए पहुंचे थे, उसके बाद मीडिया से भी मुखातिब हुए और जनता से अपील करते नजर आए कि ज्यादा से ज्यादा अपने मतदान का प्रयोग करें। अपने परिवार के साथ पहुंचे थे और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजनेता हो, अभिनेता हो, सभी ये अपील करते नजर आ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बिल्कुल निशु, सही कहा आपने और गर्मी बहुत बड़ा फैक्टर रहा है इस बार के चुनाव में क्योंकि इस बार के तमाम 7 चरणों में जो मतदान हुआ है उसमें वोटिंग परसेंटेज लगातार कम होने का सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो गर्मी ही रहा है। लेकिन फिर भी जितने मतदाता पहुंचे मतदान स्थल पर वो काफी ज्यादा जागरूक नजर आए, जागरूकता फैलाते हुए भी नजर आए। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो जेपी नड्डा की है जो अपने परिजनों के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान स्थल पर पहुंचे और उन्होंने वोटकास्ट किया। वोटकास्ट करने के बाद वो तमाम बातों का जिक्र करते हुए मीडिया के सामने भी आए और मीडिया से मुखातिब हुए। अगर यूपी की तमाम सीटों की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है आज 7वें और आखिरी चरण का चुनाव यूपी की 13 सीटों पर चल रहा है। आपको बता दें कि इस चरण में यूपी की 13 सीटों पर मतदान हो रहा है जिसमें कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अनुप्रिया पटेल, महेंद्र नाथ पांडे, पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर शामिल हैं। और किस सीट पर किस तरह की लड़ाई देखने को मिल रही है इसको लेकर भी पल पल का अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। और बिल्कुल मनीषा आपने सही कहा कि तमाम हॉट सीटें इस बार के चुनाव में शामिल हैं और सबसे पहले जिस सीट का नाम आ रहा है वो है वाराणसी। बार बार इस सीट का जिक्र कर रहे हैं जिसको लेकर तमाम पॉलिटिकल विश्लेषक जो हैं वो कह रहे हैं कि मोदी वर्सेस मोदी की यहाँ पर लड़ाई है। पिछली बार लगभग 5 लाख से ज्यादा वोटों से यहाँ पर एक बड़ी जीत प्रधानमंत्री मोदी ने दर्ज की थी। 2014, 2019 दोनों बार काशी की जनता ने अपने प्यार दुलार के साथ संसद भेजा प्रधानमंत्री मोदी को और एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को यह उम्मीद है कि नया कीर्तिमान स्थापित कर एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगाएंगे। और जिस तरीके से हम लगातार बता रहे हैं कि यूपी के 13 सीटें बहुत अहम है। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं, कुशीनगर से जुगनू शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। जुगनू, क्या कुछ अपडेट पोलिंग बूथ पर देखने को मिल रहा है? कितने मतदाता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या संख्या? बिल्कुल, आपको बता दें कि 9:35 गुजरा है। अब तक कुशीनगर लोकसभा में 13.5% वोट पड़ चुका है और मतदाताओं की भीड़ देखने तो आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं लंबी लाइन लगी है और सारे लाइट निकल रहा है। बिल्कुल जुगना, तो अहम अपडेट आप साझा कर रहे हैं। लगभग 13% मतदान अभी तक हो चुका है और 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ रहा इसको लेकर भी अभी कुछ ही देर में आपको अपडेट साझा करेंगे। जुगनू, हम चाहेंगे कि आपके मतदान स्थल पर अगर आप कुछ मतदाता देख पा रहे हैं तो उनसे बातचीत करिए, जानने का प्रयास करिए कि कौन कौन से चुनावी मुद्दों के साथ वो मतदान स्थल पर पहुंचे हैं। जुगनू, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल,
विकास का क्या विकास लग रहा है? विकास हो रहा है। क्या नाम है आपका? ठीक है, ठीक है। तो तमाम तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से तमाम दिग्गज जो हैं वो आज अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए। मतदाता कितना ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं और अलग अलग जिलों की अलग अलग तस्वीर भी लगातार साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी की 13 सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहा है और उन तमाम दिग्गजों की ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब तमाम दिग्गज वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। लालू परिवार के वोट कास्ट करते समय की ये तस्वीर, मिथुन चक्रवर्ती ने भी वोट डाला है आज। अनुराग ठाकुर भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए थे। चौथी तस्वीर में संजय टंडन नजर आ रहे हैं जो वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी वोट कास्ट कर दिया है। यूपी के मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने भी वोट डाल दिया है और वोट कास्ट करने के बाद वो मीडिया से मुखातिब होते हुए अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भी नजर आए। और ये उसी वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें, 6 फ्रेम्स में 6 अलग अलग दिग्गज नेता और तमाम दिग्गज बार बार यही अपील कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मिथुन चक्रवर्ती को आप देख सकते हैं किस तरीके से अपनी उंगली पर अमिट स्याही का प्रतीक दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ जनता से भी मुखातिब हुए थे, मीडिया से मुखातिब हुए थे, कहा था कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। उन्होंने कहा था कि 40 मिनट तक मैंने वेट किया, उसके बाद मैंने मतदान किया। यानी जिस तरीके की वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करते हुए यहाँ पर मतदान करते नजर आ रहे हैं। लालू परिवार ने वोट डाला है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं लालू प्रसाद यादव की तबियत कुछ समय से ठीक नहीं चल रही थी, लगातार वो बीमार चल रहे थे, जिसके चलते चुनाव में ज्यादा एक्टिव नहीं नजर आए। हालांकि तेजस्वी यादव ने यहाँ पर मोर्चा संभाल रखा है बिहार में। दूसरी तस्वीर मिथुन चक्रवर्ती की हमने आपको दिखाई। तीसरी तस्वीर आप देख लीजिए, अनुराग ठाकुर हमीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी है, चुनावी मैदान में है, जो कि लगातार अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें। इसी के साथ जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो इसी के साथ आप उनके पिता को भी देख सकते हैं, प्रेम कुमार धूमल को, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और लगातार वोट की अपील करते नजर आए। यहाँ पर अनुराग ठाकुर भी एक कॉन्फिडेंस उनमें देखने को मिला, उनकी आवाज में ही देखने को मिला। उन्होंने कहा कि हिमाचल की सभी 4 की 4 सीटें इस बार हम जीतने वाले हैं। चौथी तस्वीर आप देखिए जिसमें संजय टंडन आपको नजर आ रहे हैं, जो कि वर्तमान में चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष हैं, जो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। और चौथी तस्वीर आप देखिए, पंजाब के सीएम भगवंत मान अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। आम आदमी पार्टी पंजाब में बड़ा खेल करने की ताक में, हालांकि कांग्रेस के साथ गठबंधन में यहां पर नहीं चुनाव लड़ रही है। भगवंत मान ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि हम पंजाब में कोई भी गठबंधन नहीं करने वाले हैं। इसी के साथ आप छठी तस्वीर देखिए, जहां यूपी के मंत्री दयाशंकर मिश्रा आपको नजर आ रहे हैं, जो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। और बार बार यही बात हमारी तरफ से भी अपील की जा रही है, नेटवर्क 10 की ओर से अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में आपकी भागीदारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जरूर पहुंचे मतदान स्थल पर। किसी भी तरीके का कोई भी बहाना इस दिन नहीं चलने वाला है। और लगातार तमाम दिग्गजों, आप देख रहे होंगे पोलिंग बूथ पर तमाम जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, यही अपील की जा रही है। और 6 तस्वीरों के जरिए आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से दिग्गज अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। बिल्कुल, और 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ है उसकी भी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। हिमाचल में 9 बजे तक 14.35% मतदान हो चुका है। मतदाता बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड में 9 बजे तक 25% मतदान होता हुआ, ओडिशा में 9 बजे तक 7.69% मतदान हो चुका है। और ये तमाम वो अपडेट दे रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज बता रहे हैं जो 9 बजे तक का आंकड़ा सामने आया है। तो 9 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज से आपको अपडेट करा रहे हैं। चंडीगढ़ में 9 बजे तक 11% मतदान हो चुका है। और हिमाचल में अगर बात की जाए तो 9 बजे तक 14.35% मतदान हो चुका है। तमाम दिग्गजों की भी तस्वीर पल पल की साझा कर रहे हैं, जो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए थे और वोट कास्ट करने के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए। इस बीच आरजेडी सुप्रीमो तेजस्वी यादव अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं मतदान स्थल पर, जहां पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार बिहार की सियासत में पूरा मोर्चा तेजस्वी यादव ने अपने कंधों पर लिया हुआ था और लगातार इंडी गठबंधन की ओर से यहां पर चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे थे। 200 से ज्यादा रैलियां यहां पर करके उन्होंने एक नया रिकॉर्ड भी कायम किया और यहां पर मतदान का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं, जहां पर तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव भी आपको नजर आ रहे हैं, जहां पर लगातार
अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं तमाम दिग्गज। तस्वीरों के जरिए आप तक तमाम अपडेट्स हम पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से मीडिया कर्मी बाहर मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं जब तेजस्वी यादव बाहर आएंगे, क्या कुछ उनका कहना होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो तस्वीरों के माध्यम से लगातार उन तमाम दिग्गजों की हम अपील भी आपको सुनवा रहे हैं कि वो जनता से अपील करते हुए नजर आए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने। जेपी नड्डा भी आज सुबह ही सबसे पहले मतदान करने के लिए पहुंच गए थे और लगातार इस स्लोगन को चरितार्थ करते हुए तमाम दिग्गज नजर आए कि पहले मतदान और उसके बाद जलपान। तो मैं पहले मतदान करने के बाद मीडिया से तमाम दिग्गज मुखातिब हुए हैं, लगातार वोट अपील कर रहे हैं और अलग अलग जिलों के साथ ही हम तमाम जानकारी को भी साझा कर रहे हैं कि किस तरह के हालात आज बने हुए हैं और 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज क्या है। और सभी बिहार के लोगों से, देश के लोगों से अपील है कि घर से निकले, वोट करें। संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र को जो लोग खत्म करना चाहते हैं और जिन लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी बढ़ाई है, उनके खिलाफ वोट का चोट करें और घर से निकलें। देखिए, ये देश को बनाने का चुनाव है और इस लोकतंत्र के पर्व में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं भागीदार बने वोट दे करके, यही हम लोगों की इच्छा है। और देश का संविधान, लोकतंत्र जो बाबा अम्बेडकर ने जो लिखा है, आज हम सब लोगों को मिलकर उसकी हिफाजत की घड़ी आई है और इसको हम लोगों को हिफाजत करना है, बचाना है और देश को आगे बढ़ाना है। तो हम लोग तो एकदम टनाटन, सब लोग, पूरा बिहार का मिजाज टनाटन है और सब रोजगार के मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, गरीबी के मुद्दे पर सब लोग जो है इस बार जिन लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी बढ़ाई है, उनके खिलाफ जो है सब लोग जो है वोट देंगे। आप ये बताइए, आप जा रहे हैं बैठक को आने दो। तेजस्वी आप बैठक में जा रहे हैं, क्या एजेंडा है? आप तो बैठक में जा रहे हैं, दिल्ली बैठक में जा रहे हैं, क्या एजेंडा है? बैठक में जा रहे हैं तेजस्वी जी। देखिए, वो तो आज बैठक 3 बजे से है। बैठक के बाद जो है हम लोग इस पे जरूर आप लोगों को बताएंगे कि क्या बात है। What kind of exit poll and whose exit poll we should believe? There are so many exit polls, right? So we should wait for the 4th June and what we have seen in ground, and we have a belief and faith in people of India that this time India Gathbandhan, India Alliance is coming to form a government on 4th June and NDA is going soon. तेजस्वी जी, कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को एक रखने के लिए बैठक है। तो सुन रहे थे आप जिस तरह से उन्होंने वोट अपील करते हुए एक बार फिर से भाजपा पर हमला बोला है और उन्होंने इंडी गठबंधन की जीत का दावा किया है। लगातार वो इस बात को कहते हुए नजर आए कि वोट की चोट करके इस बार वो बीजेपी को दिखा देंगे कि जनता जनार्दन की शक्ति में कितनी ज्यादा ताकत है और जनता जनार्दन तमाम दिग्गजों की किस्मत का फैसला ले रही है। और लगातार तमाम दिग्गजों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो आज वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तमाम दिग्गजों की साथ चुपचाप हो गया। फिर से सुनने में आ रहा है कि मोदी जी भी चले गए मौन में, तो ये साबित होता है कि इंडिया महागठबंधन इस बार जीतने, सरकार बनाने जा रही है संविधान के लिए। 300 पार होने जा रहा है, 300 पार। नजर आ रहा है
और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से एक महासंग्राम है इन 57 सीटों पर, जहां 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और जो सबसे ज्यादा नजर टिकी हुई है वो है मनीषा पूर्वांचल की इन 13 सीटों पर, जिन पर सबकी नजर टिकी हुई है। बार बार हम वाराणसी सीट का जिक्र कर रहे हैं, गोरखपुर सीट का जिक्र कर रहे हैं, और अगर पूर्वांचल की सियासत की बात की जाए तो पूर्वांचल की सियासत में ये लगातार ओबीसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। और इस बीच ये बेहद विचित्र तस्वीर आप देखिए जहां पर एक मतदाता घोड़े पर सवार होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर ये तस्वीर आप देखिए जहां पर घोड़े पर सवार होकर एक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हैं। लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता पैदा हो, इसलिए हम अपने घोड़े से मतदान के लिए आते हैं। हम 2012 से अपने घोड़े से मतदान करने के लिए आते हैं। 2012 विधानसभा चुनाव, 2014 का लोकसभा का चुनाव, 2017 का विधानसभा का चुनाव, 2019 का लोकसभा का चुनाव और 2022 का विधानसभा का चुनाव और 2024 का लोकसभा का चुनाव अपने घोड़े से ही आते हैं। विकास का मुद्दा रहा। के साथ ही ये विशेष वोटर पहुंचे हुए हैं अपने घोड़े के साथ, जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान जारी है। ऐसे में बिहार में 9 बजे तक 10.58% मतदान हो चुका है। चंडीगढ़ में 9 बजे तक 11.64% मतदान होता हुआ। हिमाचल में 9 बजे तक 14.35% मतदान हो चुका है। झारखंड की बात की जाए तो 12.15% मतदान होता हुआ। ओडिशा में 7.69% वोटिंग हो चुकी है। पंजाब की बात की जाए तो यहाँ पर 9.64% वोटिंग। उत्तर प्रदेश में 9 बजे तक 12.94% मतदान। पश्चिम बंगाल में 12.63% मतदान हो चुका है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान की पल पल की तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं और 9 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज से भी आपको अपडेट करा रहे हैं। लगातार ये वोटिंग परसेंटेज से आपको रूबरू कराते हुए किस तरीके से लगातार मताधिकार का प्रयोग करने के लिए तमाम मतदाता पहुंच रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे हैं लगातार उड़ीसा में 9 बजे तक 7.69% मतदान हुआ है। वहीं पंजाब की बात कर ले सभी 13 सीटों पर 9.64% मतदान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 12.94% मतदान हो चुका है। 9 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की 13 सीटों का वोटिंग परसेंटेज भी आपको बता देते हैं। बलिया में 9 बजे तक 13.42% मतदान हुआ है। बांसगांव में 10.37% मतदान हुआ है। चंदौली की बात कर लें 14.34% मतदान हुआ है। देवरिया में 13.74% मतदान हो गया है। गाजीपुर में 13.32% मतदान हुआ है और घोसी में 10.32% मतदान देखने को मिला है। गोरखपुर की बात कर ले 12.99% मतदान देखने को मिल रहा है। कुशीनगर में थोड़ा ज्यादा 13.50% मतदान। महाराजगंज में 14.44% मतदान पूरा हो चुका है। मिर्जापुर की बात कर ले 14.93% मतदान हो चुका है। रॉबर्ट्सगंज में 10.74% मतदान प्रतिशत सामने आया है। सलेमपुर में 13.39% मतदान देखने को मिला है। वाराणसी में 12.66% मतदान हो चुका है और यूपी में 13 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। बिल्कुल, तो बलिया में 9 बजे तक 13.47% लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता पल पल का अपडेट भी साझा कर रहे हैं। यूपी की 13 सीटों पर मतदान चल रहा है और ये तस्वीरें के जरिए भी हमने आपको दिखाया किस तरीके से मताधिकार का प्रयोग करने के लिए तमाम मतदाता पहुंच रहे हैं और ये वोटिंग परसेंटेज हम आपको दिखा रहे हैं। मनीषा देखिए, दिलचस्प ये है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज पहले के मुकाबले जो 6 चरण हमने देखे हैं उससे काफी बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 11% के ऊपर ही देखने को, महाराजगंज में 14% है और इसी के साथ आगे भी मिर्जापुर में 14% से ज्यादा है। तो इस बार एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। बिल्कुल निशु, कहा जा सकता है कि ये जो आंकड़े हैं, अगर 9 बजे तक इतना मतदान हो चुका है तो कहीं ना कहीं एक संतोषजनक स्थिति जरूर बनी हुई है और ये एक अच्छा संकेत है कि शाम तक और भी ज्यादा वोटिंग परसेंटेज इंप्रूव होगा, क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनकर जनता जनार्दन को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है। लगातार वोट अपील करते हुए तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं। हमने लगातार तमाम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाया कि दिग्गज नेता पहुंचकर वोट कास्ट करने के लिए किस तरह से पहुंच रहे हैं और मीडिया के सामने किस तरह की अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जिलों की सियासी हलचल को भी हमने आपके साथ अपडेट किया।
सुबह 9 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज से अभी हम आपको अपडेट करा रहे हैं। और वाकई में ये जो आंकड़े हैं, ये कहा जा सकता है कि अगर 9 बजे तक के ये वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े हैं तो कहीं ना कहीं एक संतोषजनक स्थिति जरूर है। हालांकि इसे और भी ज्यादा बढ़ना है, और भी ज्यादा बढ़ाना है तो आपको आपके घर से निकलना होगा, अपने मताधिकार का प्रयोग करना होगा। और ये देखिए तस्वीरें जब सीएम योगी आदित्यनाथ अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए थे और उसके बाद उन्होंने संबोधन के माध्यम से एक बार फिर से वोट अपील की प्रदेश की जनता से। देखिए यूपी की 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। ऐसे में गोरखपुर पर, वाराणसी पर, मिर्जापुर पर, ये तमाम ऐसी सीटें जिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि आज जनता जनार्दन सबकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद करके किस तरह से करती है। और सभी को इंतजार 4 जून का, जब तमाम दिग्गजों की किस्मत का फैसला सुनाया जाएगा। और आपने एक मुस्कान भी देखी होगी सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर, जिस तरीके से उन्होंने जिम्मा उठा रखा था 80 सीटों का उत्तर प्रदेश किसी के साथ और भी तमाम सीटें साथ नजर आ रहे थे। महाराष्ट्र पहुंचे थे, पंजाब पहुंचे थे, लगातार तमाम देश भर में घूम घूम कर प्रचार करते नजर आ रहे थे। शायद इसी वजह से उनकी जो फेस वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू जो बाकी सारे नेता है, तमाम दिग्गज है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनका नाम लिया जाता है, मोदी योगी, ये टर्म अक्सर हम यूज होते हुए देखते हैं। और ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां राज्यसभा सांसद पहुंचे थे अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। राघव चड्ढा की ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इसी के साथ आप देखिए जिस तरीके से हम बात कर रहे थे मनीषा, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों की, जहां पर महाराजगंज, गोरखपुर, ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर अपनी एक अलग ही सियासत चलती है। और उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसमें सबसे ज्यादा जो हमने देखा है कि ओबीसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। तमाम पार्टियां इसी को साधने का प्रयास करती हैं। और जिस तरीके से बीजेपी इस बार अपने कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में उतार रही है, कईयों के टिकट कटे हैं, कई नए चेहरे हमने देखने को मिले हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं मनीषा? बिल्कुल, पूर्वांचल की सीट की बात कर ली जाए तो पूर्वांचल का ये रण काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है निशु, क्योंकि लगातार पूर्वांचल पर देखिए सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और अगर पूर्वांचल के अलावा बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और चंडीगढ़ के संसदीय क्षेत्रों में इस दौरान आज मतदान हो रहा है। लगातार तमाम दिग्गजों की तस्वीरें हम साझा कर रहे हैं कि वोट अपील करने के बाद वो किस तरह से मीडिया से मुखातिब हुए और लगातार वो वोट अपील करते हुए नजर आए। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।